कि यहाँ पर प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है एक लेवल पे। जो कुछ प्रोड्यूस हो सकता है, फॉरेस्ट, फ्रूट, एनिमल लाइफ, सब कुछ अपने बेस्ट पर होता है। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको। इंडस्ट्री में भी ये बड़ा कॉमनली टर्म यूज किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, तो इसीलिए इसको ऑप्टिमम बायोम बोलते हैं। ऑप्टिमम बायोम यानी कि यहाँ जो कुछ हो सकता है वो होता है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए मैक्सिमम उतना होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम बायोम। सेकंड ऑप्शन था, ये पहला ऑप्शन जो है नंबर 1, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा था सिंकोना ट्रीज फाउंड प्रॉपर इन फॉरेस्ट। सिंकोना, जहाँ से क्विनिन नाम की ड्रग निकलती है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में काम आती है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलती है। एक्चुअली इसकी डिस्कवरी हुई ही इस तरह थी। साउथ अफ्रीका के अमेजन के फॉरेस्ट में एक ट्रैवलर था, वांडरर, तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। देन ही वेंट ऑन टू सर्च फॉर ए सम रीजन। किसी खोज में निकला हुआ था वो नए रास्ते की। वो ट्रॉपिकल के जंगलों में भटक गया और उसी टाइम पर उसको मलेरिया हो रखा था। तो हुआ क्या कि सिंकोना ट्री के नीचे बने हुए एक पूल में वो चलते चलते बेहोश होके गिर गया। तो उसके नीचे जो पडल था, जो पानी का जमाव था, वो जमाव जो है उसके पेट के अंदर गया। वहां सिंकोना ट्री के पत्ते और छाल ये पड़े हुए थे उस पॉन्ड के अंदर। उस पॉन्ड का पानी पी के वो ठीक हो गया। तो दैट वाज ए चांस डिस्कवरी कि इस तरह का ठंड लेने वाला बुखार आएगा, ठंड लगने वाला बुखार आएगा तो सिंकोना ट्री की छाल का पानी उबाल के दे देना है। दो मलेरिया एज ए कॉजेटिव एजेंट वाज डिस्कवर्ड लेटर, 1750 या ऐसे कुछ डिस्कवर हुआ हो, लेकिन सिंकोना ट्रीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में क्विनिन यील्ड करता है और क्विनिन मलेरिया के को क्योर करने में आज भी काम में आती है। और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को क्योर करने में इसका बहुत रोल है। तो ये भी एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स का कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में है। बटरेस रूट्स मतलब फैली हुई रूट, दूर दूर तक जिनकी जड़ें जाती हैं। दूर तक जाने की फैली हुई जड़ों की जरूरत कब होगी? जब जड़ गहरी नहीं होगी। और जड़ जड़ गहरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में नहीं होती है, क्योंकि सॉइल भी बहुत गहरी नहीं होती है। सॉइल की एक लेयर होती है जो कि पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होती है। तो रूट्स ज्यादा से ज्यादा फैल जाती हैं उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए। डीप जाने की तो तब जरूरत होती ना कि जब न्यूट्रिशन या वाटर लेने के लिए नीचे जाना पड़ता। अब ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। तो बटरेस रूट्स यानी कि जमीन से चिपकी हुई दूर तक फैली हुई रूट्स। तो आपको ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक पता ही है, तने बहुत लंबे होते हैं, बार्क बहुत थिन होती है क्योंकि फायर का खतरा नहीं है, रूट्स बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं क्योंकि कहीं दूर जमीन में जाने की जरूरत नहीं है। पानी या न्यूट्रिशन सोखने के लिए सब कुछ सतह पर मौजूद है। तो buttress roots okay, but thick barks are not the characteristic of trees found in rain forests. तो इसलिए इसमें हम 1 और 2 को चूज करते हैं एज द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम हैज बीन अल्टर्ड मोस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हमने पहले डिस्कस किया था टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, जो कि हम पुरानी क्लासिकल मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में देखते हैं। वो रंग बदलते हुए जो फॉरेस्ट्स होते हैं, है ना, कभी पीला, ऑरेंज, हरा, इस तरह से चेंजिंग कलर ऑफ लीव्स फॉरेस्ट जो होते हैं उनको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स बोलते हैं। दे यील्ड वेरी रिच वुड। जो चेस्टनट है, हिकोरी है, ओक है, ये सारे वुड का जो क्लासिकल फर्नीचर होता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट से मिलता है। तो पता लगा यहाँ की सॉइल बहुत रिच थी, तो यहाँ ज्यादातर ट्रीज को क्लियर करा गया। किस लिए? क्रॉपिंग के लिए। तो आज की डेट में हम हमें देखते हैं वीट की और अदर सीरियल पल्सेस की, वो कहाँ से आ रही है? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट से। 6 महीने की खेती होती है बट इट इज वेरी रिच। और 6 महीने सॉइल रेस्ट करती है क्योंकि ठंड बहुत होती है, तो न्यूट्रिशन डिप्लीट नहीं हो पाता है। तो मैन यूज्ड दिस एडवांटेज फॉर क्रॉपिंग। इसीलिए बहुत सारे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इन लोगों ने क्लियर किए जिससे कि वहां पर खेती कर सकें और अपने आप को prosperous बना सकें।
फॉरेस्ट्स का भी मूवमेंट्स के लिए, लैंड के लिए, ट्रॉपिकल सवाना का भी ग्रेजिंग के लिए खूब दोहन हुआ, बोरी फॉरेस्ट्स को, लेकिन टेम्परेट डेसिडुअस वो सबसे इलाकों में क्लियर करके क्रॉप। ये नेक्स्ट इज तो इसका बी आंसर होगा 18 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेजर्ट कवर 20% ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सही स्टेटमेंट है। जो थार है हमारा इंडिया का और सहारा और बाकी सारे जो हॉट डेजर्ट्स हैं, अभी हम कोल्ड डेजर्ट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, 20% ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड। ठीक है। टैगा इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम, यानी कि धरती पर बिना समुद्री इलाके के सबसे बड़ा बायोम है टैगा बायोम। टैगा बायोम को आपने मैप में भी देखा है, पहले भी हम दिखा चुके हैं, सही है ये स्टेटमेंट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द यंगेस्ट बायोम ऑफ द स्टेट, it is the best biome of the planet, and tropical rainforest is the oldest biome. Then we come to Arctic tundra. Arctic tundra oldest, ठीक उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। टुंड्रा पर लाइफ बहुत बाद में आई और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पर लाइफ बहुत पहले से है, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आती है। सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में सदियों से आ रही है, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स को एवॉल्व होने का, वहाँ की जीवन को विकसित होने का ज्यादा समय मिला बनिस्बत और बायोम्स के। आर्कटिक टुंड्रा को तो बेचारे को अभी 10,000 साल ही प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि वहाँ लाइफ है और जो डेवलप हो रही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे पुराना बायोम है, इसलिए सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स बायोम है। आर्कटिक टुंड्रा सबसे नया बायोम है, यंगेस्ट बायोम है, एक मेजर कार्बन सिंक है। तो तीसरे चौथे गलत हो जाते हैं, पहला दूसरा ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। 19 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ज्यादातर न्यूट्रिएंट रूट मैट्स में होते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रहने का समय बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत ही फास्ट होती है, स्लो नहीं होती। तो दूसरा स्टेटमेंट स्वतः ही गलत हो जाता है। सॉइल शैलो है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। तीसरा स्टेटमेंट स्वतः ही सही हो जाता है। कैसे सही नहीं हो जाता है, आप लोग रोक नहीं रहे मेरे को। सॉइल इज शैलो बट वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, ये रहेगा इसका। तो 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, डी। 20th पर आते हैं। इसी क्वेश्चन हमने दिए थे, थोड़ा सा उल्टा इसका फ्लो हो गया है, बस देखते हैं क्या है। मैमल्स ऑफ द टुंड्रा रीजन हैव लार्ज बॉडी। ठीक है, पोलर बियर को अपने माइंड में इमेजिन करते हैं, लार्ज बॉडी है, स्मॉल टेल है, स्मॉल ईयर है। स्मॉल टेल और स्मॉल ईयर, दीज आर अपेंडेजेस। इवन पैर भी छोटे छोटे होते हैं। दे आर टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस। तो जो टुंड्रा के एनिमल्स होंगे, दे विल ट्राई to retain heat, not to lose heat, while the animals of the savanna and the deserts will try to remove heat through the body surface. तो जो कोल्ड रीजन्स के मैमल्स होंगे, दे विल हैव स्मॉलर अपेंडेजेस। तो क्या इनके लिए बेनिफिशियल होगा? ज्यादा वॉल्यूम होना, बॉडी का वॉल्यूम तो ज्यादा हो, लेकिन सरफेस एरिया क्या हो? कम। यानी कि सरफेस एरिया बाई वॉल्यूम, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशो कोल्डर रीजन्स के एनिमल में कम होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब एलन रूल की ही बात कर लेते हैं। एलन रूल स्टेट्स दैट बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो फॉर होम्योथर्मिक, मतलब मैमल्स इज हाई। तो ये बात तो उल्टी हो गई, हाई कैसे हो सकता है? बॉडी सरफेस एरिया तो ज्यादा होगा, तो रेशियो जो है ज्यादा होगा, कम नहीं होगा कोल्ड क्लाइमेट्स में। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इन लोगों को क्या करना है? हीट को लूज नहीं करना है बॉडी से, रादर ज्यादा से ज्यादा हीट को रिटेन करना है, ज्यादा से ज्यादा हीट को रिटेन करना है, लूज नहीं करना है। तो 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, 1 ओनली, ए इज द आंसर इन दिस केस। नाउ अब हम क्या कहते हैं उसको, एनिमल रिलेशनशिप्स पर एक क्वेश्चन है।
कंसिडर द फॉलोइंग बायोटिक इंटरेक्शंस पर, जिसको भी हम कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बैट, बी, बर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बैट पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेशन तो समझ ही गए, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ वन प्लांट मटेरियल और रिप्रोडक्टिव प्लांट मटेरियल फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट, फ्रॉम फीमेल प्लांट टू द मेल प्लांट। तो बैट इज ऑल्सो डूइंग इट, बी इज ऑल्सो डूइंग इट, bird is also doing it. They are also getting shelter as well as nutrition from the trees, and in return they are pollinating the trees. तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन या वैरायटी इंट्रोडक्शन का काम इनके थ्रू हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ा काम हो रहा है प्लांट किंगडम का इन तीनों के थ्रू। और ये क्या ले रहे हैं, फूड और शेल्टर from these trees and plants. So it is a kind of symbiosis, and all of these three are pollinating agents. D is the answer. Question number 2. Which of the following are correctly matched? Penicillium bread mold is commensalism. Penicillium commensalism is a relation in which one creature is beneficial to the other creature while other creature is not getting affected at all. What penicillium is doing? It is penicillium or bread mold. This is fungus growing on the bread. It is killing the bacteria. It is not leading the bacteria flourish on the bread mold. So penicillium is not affected at all by the bacteria, but it keeps on killing the bacteria. So it is not commensalism. One is not affected and other is getting negatively affected. It is not commensalism. It is amensalism. Cattle ergots and ungulates. Cattle ergots means those birds which are thriving on the grazing animals. How? The animal keeps on grazing the grass. As a result of grazing the grass is eaten by the ungulates or grazed by the ungulates. As a result, the insects which are residing under the grass are exposed. वो कीड़े एक्सपोज हो जाते हैं जब वो घास खाता हुआ आगे आगे चलता है। उनके एक्सपोज होने की वजह से इस बर्ड का फायदा हो जाता है और इसको कोई असर नहीं पड़ता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ commensalism. It is plus for these birds and it is zero for these ungulates. They are neither getting benefited nor getting harmed. So such kind of relationship is called commensalism. This was amensalism. So this is also wrong. This is also wrong. 1 and 2 are wrongly matched. Now let's come to the 3 and 4, walnut tree and grass. Walnut tree is a kind of tree which grows, but it doesn't let any grass or any other vegetation grow in 20 meter of its periphery. अपने 20 मीटर तक कुछ भी ग्रो नहीं करने देगा। तो वॉलनट ट्री के लिए ये रिलेशनशिप जीरो है। उसको नहीं पता कि ग्रास का क्या हो रहा है, लेकिन ग्रास इज हार्म्ड थ्रू दिस रिलेशनशिप। तो जीरो माइनस रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड एमेंसलिज्म। ये नंबर 1 भी एमेंसलिज्म थी, लेकिन यहाँ हमने कमेंसलिज्म लिखा था तो ये गलत हो गया। ये वाली जो थी ये कमेंसलिज्म थी, लेकिन हमने यहाँ म्यूचुअलिज्म लिखा तो ये भी गलत हो गया। थर्ड इज एमेंसलिज्म। हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन। हर्मिट क्रैब इज कंसील्ड, जो छुपा लेता है। सी एनीमोन उसके शेल पर ऊपर ग्रो करके। सी एनीमोन का एडवांटेज ये होता है कि इट कैन ट्रेवल टू न्यूअर लोकेशंस, ऑब्टेन न्यूअर रिसोर्सेज ऑफ फूड। सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। दोनों का फायदा है इसमें। तो 3 and 4 आर करेक्ट। आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, sir. Listening? Okay, okay. Yes, sir. So coming to the fourth, lichen are a symbiotic association between algae and fungi. All of you know कि एक सेप्रोफाइटिक क्रिएचर है। ये क्या करेगा? सड़ा गला खाएगा। इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है। एल्गी आर फोटोसिंथेटिक यूनिसेल्युलर प्लांट क्रिएचर्स। ये अपते हैं, ये खाना बनाते हैं, ये खाता है, लेकिन क्या देता है? ये क्या करता है कि ये जब इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, ये इसको
डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व कर देता है, फिर अगली जनरेशन के ग्रो करने के लिए एक ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक सतह तैयार कर देता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप इन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। एल्गी को इससे सपोर्ट मिलता है, फंगाई को इससे न्यूट्रिशन मिलता है, और दोनों मिलके लाइकन्स बनाते हैं। लाइकन्स जो होते हैं इनको बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है। बायो इंडिकेटर यानी कि जहाँ एनवायरनमेंट कम पॉल्यूटेड होगा, यू विल फाइंड मोर lichens. So algae and fungi is the correct answer. Fifth, what can be the impact of excessive? ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. All questions have been asked in यूपीएससी in earlier years. So it becomes important कि जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं उसके कम से कम यूपीएससी क्वेश्चंस को देखें, जिससे कि आपको अपना लेवल पता लगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं. उसके बाद आता है which of the following is true about पैरासाइट्स इन एंडोपैरासाइटिज्म. एंडोपैरासाइटिज्म यानी कि अंदर रहने वाले पैरासाइट. अंदर रहने वाले पैरासाइट्स कौन कौन हो सकते हैं? जैसे एस्केरिस है, वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट. जैसे एस्केरिस है, तो क्या एस्केरिस की एक सिंप्लीफाइड लाइफ साइकिल होगी? नहीं, इसकी लाइफ साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. व्हाट विल हैपन? Suppose a child infected with Ascaris goes to relieve himself, है ना. When he passes his feces, और टॉयलेट जाता है वो, तो उसके टॉयलेट में उसके उसके एक्सक्रीटा में देयर विल बी लॉट ऑफ एग्स ऑफ एस्केरिस. These eggs can contaminate food and water. Those food and water will go into the body of host. When they get into the food and water through host into the intestine, they enter into blood circulation. Through blood circulation, they will enter into heart. Through heart, they will enter into lung. Through coughing, they will come back to mouth, and through mouth, they will enter back into intestine, and they will mature as adults in the intestine of the child. When they mature, there is male, there is female, they again reproduce and produce more than 2 lakh eggs. More than 2 lakhs egg in one reproduction cycle. So this cycle keeps on repeating and repeating. So you can say the life cycle is complex. Reproductive potential is greatly enhanced. But what? So it is a wrong statement. Simplified? No, simplified life cycle नहीं है, वो बड़ी complex life cycle है. सरल नहीं है, जटिल है. Complex digestive system and locomotion. Locomotion की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है. रहना अंदर है, कहीं जाना नहीं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं. डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं. सकर्स हैं बॉडी पर लगे हुए, आराम से ब्लड लेते हैं एज ए न्यूट्रिशन. कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है. ना दांतों की ज़रूरत है, ना इंटेस्टाइन्स की ज़रूरत है, ना और एक्सक्रीशन, कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं चाहिए. तो 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. हाँ, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, प्रजनन क्षमता बेहिसाब बढ़ जाएगी इसकी. 2-2 लाख अंडे एक ही साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा है. तो हमें इसमें ये स्टेटमेंट गलत लगता है, ये स्टेटमेंट गलत लगता है. 3 ओनली, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इज ग्रेटली एनहांस्ड, एक ठीक स्टेटमेंट लगता है. 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर. लाइकेंस वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं. एल्गी फंगाई ये दोबारा आ गया शायद, नहीं, हाँ आ चुका, हम कर चुके. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर? Proliferation of nitrogen fixing creatures, fixing organism in soil can occur. क्या जहां हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स अपने आप ह्यूमन इंटरवेंशन क्या वहां नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे? जहां उसका काम ही नहीं, तो वहां उसका प्रोलिफरेशन क्यों होगा? उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी. इसीलिए दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज ऑल्सो यूपीएससी क्वेश्चन. तो थोड़ा सा एनालिटिकल पूछना चाहते हैं. एनालिटिकल में ये जानना चाहते हैं व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव. अगर कोई एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज करेगा तो बड़ा ऑब्वियस है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो प्राकृतिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा था वो स्वतः ही कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं. दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग.
इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सॉइल कैन टेक प्लेस, यस। इंक्रीज इन द एसिडिटी कैसे होगा? क्योंकि नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, चाहे वो नाइट्रेट हो या नाइट्राइट हो, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनेंगे? नाइट्रिक एसिड। तो एसिडिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। थर्ड इज लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर। लीचिंग की बात हम सुनते ही हैं। क्यों? पानी के साथ नाइट्रेट और नाइट्राइट आयंस ग्राउंड वाटर में जाएंगे, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट कंटामिनेशन होगा, नाइट्रोजन पोल्यूशन होगा। ऐसा वाटर अगर प्रेग्नेंट लेडीज पिएंगी तो उनके जो गर्भस्थ शिशु होगा उसके अंदर मेट हीमोग्लोबिनीमिया नाम की एक सिचुएशन होगी, जिससे कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो ये एक समस्या है, एसिडिटी एक समस्या है। और ये ऐसा होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक और स्टेटमेंट हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वोल्केनिक एक्शन, विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। तो एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, प्रोड्यूस नहीं होती है। क्योंकि अगर जिसको भी इक्वेशन पता है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस मींस CO2 प्लस H2O रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फूड। जैसे उसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज, विच इज C6H12O6 प्लस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में तो डेफिनेटली नहीं निकलना है कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अपने बारे में इमेजिन कीजिए, whenever you are taking breath, you are bringing carbon dioxide out and O2 in. So second is correct. Decay of organic matter, decomposition, correct. Volcanic action, correct. 2, 3 and 4 only is the correct answer for question number 6. Which of the following is the process involved in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में फूड सिंथेसिस होती है, और फूड में क्या होती है? एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड है लीव्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है? खाना बन रहा है, और वो खाना स्टोर हो रहा है। तो हमारे लिए क्या होगा आंसर? फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। ये हो ही नहीं सकता। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी आप यूज थोड़ी कर सकते हो। फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फिर से गलत स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ये तो ब्लैटेंटली रॉन्ग है। पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे उसी से क्लियर हो जाता है। ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। ये सेम स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिर्फ बी एक ठीक स्टेटमेंट है। Consider the following statements. Most of the nitrogen fixation on land happens in agro-ecosystem. Since the advent of human civilization, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, तब से धीरे धीरे एग्रीकल्चर का विकास होने लगा। अब हम अपने फूड के लिए फॉरेस्ट्स पर उतना रिलाई नहीं करते हैं जितना एग्रीकल्चर पर रिलाई करते हैं, या एग्रो इकोसिस्टम्स पर रिलाई करते हैं। और नाइट्रोजन की खपत, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे कि हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह बनाते हैं फैक्ट्रीज में, तो वो एग्रो इकोसिस्टम में कंज्यूम हो जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादातर लैंड्स पे, टेरेस्ट्रियल सर्कमस्टांसेस में हम देखें तो कहाँ हो रहा है? एग्रो इको सिस्टम में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। Plants obtain most of their nitrogen in the form of nitrates. It is a wrong statement. सबसे ज्यादा नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं पौधे नाइट्रोजन को, फिर नाइट्रेट के, और लास्ट प्रेफरेंस ऑफ देम इज अमोनिया। तो तीनों फॉर्म्स में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नाइट्राइट के फॉर्म में सबसे ज्यादा लेंगे। तीन फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। नाइट्रेट is the commonest, not nitrate. Most of nitrogen fixation on land in agro ecosystem. This is a correct statement. One only is the correct answer to this question. Which of the following statement regarding photosynthesis is correct? Question number 9. It can happen. ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन था, इसमें काफी लोगों ने गलत किया। It can happen only in the presence of both oxygen and light. ये ज्यादातर ने लगाया। इट कैन अकर विदाउट ऑक्सीजन एंड लाइट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सनलाइट मतलब फोटोसिंथेसिस, तो जहां लाइट नहीं वहां फोटोसिंथेसिस नहीं। तो इट कैन अकर ओनली, ये वाला हो सकता है जिसको ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता है।
It can occur without oxygen and light, ये blatantly wrong. Sometimes in absence of both oxygen and light, ये भी गलत. अब इन दोनों में it can occur without oxygen but not without light. It is the correct statement. फोटोसिंथेसिस, जो फोटो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं या जो आर्किक बैक्टीरिया होते हैं, उन्होंने फोटोसिंथेसिस तभी शुरू कर दिया था जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, यानी कि वो एनऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो एनऑक्सीजेनिक या ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन, धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन की प्रचुरता पृथ्वी पर होती गई एवोल्यूशन के साथ, सब लोगों ने, सारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, फिर प्लांट्स ने, अब बाई एंड लार्ज ज्यादातर जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है, लेकिन अभी भी कुछ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. सो इट कैन अकर विदाउट ऑक्सीजन बट नॉट विदाउट लाइट. ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इसमें ओनली वर्ड आ गया. इट कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड लाइट. सो सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस. अब 10th पर आते हैं. इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज. ग्रासलैंड्स में रीजन क्या है कि जब रेनफॉल खूब हो रहा है, 100 सेंटीमीटर तक हो रहा है, 75 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल हो रहा है सवाना में, हम देखते हैं, और जबरदस्त रेनफॉल है. रेनी सीजन जो 3 महीने का 90 दिन का होता है, वहां पर कोई ब्रेक नहीं होता है, लगातार बारिश होती रहती है. बादल आई, फिर बारिश, फिर बारिश. दे आर कंप्लीटली ट्रिपिंग एंड ट्रिपिंग. यू मस्ट हैव सीन इन नेशनल ज्योग्राफिक एंड एनिमल प्लेनेट, ग्रासलैंड्स में बारिश रुकती ही नहीं है 3 महीने. लेकिन ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सिक्शन. क्या रीजन है कि जब ड्राई सीजन आता है बारिश बहुत कम होती है, तो वाटर लिमिटेशन हो जाएगा, वाटर लिमिटेशन हो जाएगा, और सनलाइट और टेम्परेचर 45-49 डिग्री के आसपास पहुंचेगा. बार्क थिक है और ग्रास ड्राई है. फायर एक जबरदस्त पॉसिबिलिटी है. तो सवाना में क्या होता है कि एक तो वाटर लिमिट वैसे ही कम है, दूसरा ग्रासलैंड्स आर मोर प्रोन टू फायर. तीसरी चीज ये होती है कि ग्रासेस ऊपर ऊपर से तो चल जाते हैं, लेकिन उनके इंटरनोड्स और नोड्स जो होते हैं सब सॉइल रीजन में, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबे रह जाते हैं. तो और ऊपर का जो जला हुआ घास का पोर्शन होता है, तो दैट सर्व्स एज ए फर्टिलाइजर. तो अगली जो खेप आती है घास की, वो और ज्यादा अच्छी आती है. तो फायर क्या होता है कि फायर कीप्स ऑन maintaining the condition that grasslands always remain a grassland. They don't get converted into forests, क्योंकि फायर से उसको फर्टिलाइजर मिलता है. फायर से उसकी नई नोड्स से दोबारा ग्रास निकल के आती है. अच्छा, फायर हो गया, फायर के बाद फिर जब बारिश आई तो सारा जो खाद बना वो घुल मिल गया, और फायर सर्व्ड एज ए बूस्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट क्रॉप ऑफ grass. That's why we have seen those wheat growing regions, or the regions which are um, which want a fertile crops, and they have limitations of using fertilizers. They use fire as a mechanism of creating fertilizers. Jhum cultivation हम देखते हैं. झुम कल्टीवेशन, दो इट इज डिजास्ट्रस नाउ डेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन ये समझा जाता था कि पहले वो लोग एक एरिया को जला देते थे, उसमें क्रॉप करते थे, उसके बाद उस एरिया को कुछ दिनों के लिए फैलो छोड़ देते थे, यानी कि कुछ खेती वेती उसमें नहीं करते थे, फिर अगले रीजन में मूव कर जाते थे, जब तक वो वाला रीजन जो सबसे पहले जलाया था वो रिप्लेनिश जब तक नहीं हो जाता था 10 साल के भीतर, तब तक उस एरिया पर लौट के नहीं आते थे. तब तक वो अपना न्यूट्रिएंट, अपना सिस्टम, अपना इको सिस्टम अचीव कर लेता था, रिप्लेनिश कर लेता था, अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस पा लेता था, तब वो उस पर खेती करने आते थे. तो वाटर लिमिट्स और फायर, ये वाला एग्जांपल ग्रासलैंड के लिए ठीक है. ओके, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I'm moving to next question. Just a minute.
Moving on to the next question. Question 11. A pioneer species generally show a low growth rate and a short lifespan. पायनियर स्पीसीज आपने समझा होगा कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त लाइकेंस की। ये इनिशियल स्पीसीज जो ग्रो करना शुरू करती हैं किसी भी एरिया में विच इज पर्टिकुलरली डिन्यूडेड, या वो न्यूड एरिया है, अभी वहां पर कोई ग्रोथ नहीं है। जैसे वॉल्केनिक लावा वाले एरिया में कोई भी स्पीसीज जो पहले आएगी, सपोज एक लाइकेन आता है एल्गी और फंगाई का कॉम्बिनेशन, तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी से ग्रो करेगा और बहुत जल्दी डाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो अगली क्रॉप के लिए एक लेयर तैयार करता है ऑर्गेनिक मैटर की। इसी तरह से कई सारी पायनियर स्पीसीज जल्दी जल्दी पैदा होंगी और जल्दी जल्दी अपना लाइफ स्पैन पूरा करके अगली के लिए एक सतह तैयार करेंगी। तो पायनियर स्पीसीज कुर्बान होती रहती है एक एक करके। तो दे हैव गॉट ए फास्ट ग्रोथ रेट, not a slow growth, not a low growth rate. It has got a fast growth rate and a short lifespan. Algae in the lichens contribute to soil formation by secreting acids to dissolve the bare rocks. It is not algae. It is not algae that are contributing to soil formation by secreting acids. It is the fungi which are secreting the acids to dissolve the bare rocks. So पहला वाला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि they have got a fast growth rate and a short life span. Algae in the lichens contribute to soil formation not by secreting acids but by providing organic matter. Though secreting acids are provided by the fungi to dissolve the bare rock. So 2 and 1 both are wrong, neither 1 nor 2. D is the answer. Next question. Which of the following is correct sequence of succession in water? Succession on land or succession in water दोनों पढ़ाया गया था। Phytoplankton are the unicellular plants. Phytoplankton के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, वो फ्री फ्लोटिंग आएगी कि सबमर्ज्ड आएगी, ये देखना है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी सबमर्ज्ड, क्योंकि बेस ऑफ द पॉन्ड तक सनलाइट जा रही है तो सबमर्ज्ड आसानी से ग्रो करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे सबमर्ज की क्राउडिंग हो जाएगी, कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी कि वो वैसे प्लांट्स जो सतह पे जाके अपना सनलाइट को लेंगे और ऑक्सीजन को कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस करा सकेंगे, वैसे प्लांट्स आएंगे। फिर रीड स्वान जो किनारे पर ग्रो करने वाले, पॉन्ड के किनारे पर ग्रो करने वाले प्लांट्स। फिर मार्श मीडो यानी कि मार्शी एरिया के प्लांट्स। फिर स्क्रब फॉरेस्ट, ये चेन आएगी सी वाली। फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज्ड, ये भी काफी लोगों ने गलत किया। Which of the following are unique characteristic of equatorial forests? फिर से एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का क्वेश्चन, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ टॉल, यस, कितने टॉल, 300 फीट तक ऊपर जाते हैं। क्लोजली सेट, राइट, दे आर क्लोजली सेट विथ क्राउन्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस कैनोपी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स को अगर आप किसी हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करेंगे तो नीचे कुछ नहीं देख पाएंगे, आपको कैनोपी ही कैनोपी दिखेगी। ये नहीं है कि आप उसके ऊपर से उड़ रहे हैं तो उसके नीचे रहने वाले एनिमल्स को देख पाए। Coexistence of a large number of species. Yes, biodiversity is quite high, but most of them are tree dwellers. Presence of numerous variety of epiphytes. Epiphytes are the plant which grow on the crevices of the barks of the trees. इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, ब्रोमेलेट्स और एपिफाइट्स काफी ग्रो करते हैं जहाँ हाई रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं। दे प्रोवाइड अ गुड सोर्स ऑफ रिच फ्लावर्स। So all the three are correct. D is the correct answer. Among the following states, which one of the following has most suitable conditions for the cultivation of large variety of orchids? Orchids are nothing but epiphytes with minimum cost of production and can develop an export-oriented industry in this field. यहाँ पर जिस स्टेट में भी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कंडीशन लगे वही इसका आंसर है, एंड ऑब्वियसली इट इज all of you. What is the answer of question number 14? All of you listening? Have you opened your
environment test when I am discussing this? Am I audible? Yes, sir. हाँ, तो किसी ने देखा अपना पुराना टेस्ट? ये हम पुराना टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। प्रीवियस क्लास में था नहीं। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 15 पर हम आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड एंड इट डज नॉट regenerate quickly as compared to a tropical deciduous forest, this is because हम सब जानते हैं soil is deficient is nutrients, यही इसका आंसर है। बाकी कोई इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक ऑफ द लास्ट टेस्ट। अब हम अपने सिलेबस के पार्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें we will discuss the vegetation types in India. What are the vegetation types in India? मैप आपको दिखाया जा चुका था, अभी पीपीटी दोबारा शेयर कर देते हैं। ये विजिबल है आपको सबको? यस सर। हाँ, ठीक है। तो अभी हम इंडिया वेजिटेशन टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। सो आई विल स्पीक ए फ्यू थिंग्स ऑन दिस। जिसको भी इसमें कुछ लिखना है वो लिख सकता है। हाँ, जो छोटे छोटे नोट्स आप लोग बनाते हो, यू कैन प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैप। तो प्रेजेंटली आई विल बी having a discussion regarding this. तो बेसिकली देखते हैं तो हम हर चीज देखते ही हैं कि इंडिया में कितना वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स है। वेजिटेशन टाइप्स की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको मैप में दिखाई दे रहे होंगे। ये वहां मिलेंगे जहां पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर होगा। कौन कौन से रीजन्स में? नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब सेवन सिस्टर्स को देखिए, पहले हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड मेघालय। अब दूसरी तरफ देखते हैं, तराई रीजन ऑफ हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
मिजोरम में आप खासी और जेंटा हिल्स में इनको देख सकते हैं। अच्छा, जो मेजर एक कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ट्री वैरायटीज कौन कौन सी हैं यहाँ, तो यू कैन रिमेंबर सैंडलवुड, रोजवुड, mahogany एंड बैम्बू। कोपियस वेजिटेशन, हर तरह की वेजिटेशन मिलेगी यहाँ। ट्री मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 4 स्टोरीड स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। इमरजेंट, कैनोपी, अंडर स्टोरी और फ्लोर, चारों लेयर्स मिलेंगे इसमें। सारे तरह के एनिमल्स मिलेंगे। एनिमल्स के बारे में हम धीरे धीरे करके जानते रहेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 15 से 30 डिग्री यहाँ का तापमान होगा करीब करीब। अगर हम स्टेट्स की बात करें, किस किस स्टेट में आप इनको पाएंगे, वेस्टर्न घाट्स की हम बात कर रहे थे, तो वेस्टर्न घाट्स आपको पता है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ये तो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया हो गया। बाकी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया। नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अगर प्लांट्स या ट्रीज की बात करें तो रोजवुड, माहोगनी, एबोनी और सिंकोना भी मिल जाता है। एनिमल्स हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जब हम नेशनल पार्क्स यहाँ के डिस्कस करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट दैट। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की बात हुई, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। अब हम डेसिडुअस में आते हैं। डेसिडुअस को मॉनसून टाइप फॉरेस्ट्स भी बोलते हैं। तो रेन फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट दोनों अलग बातें हैं। मॉनसून फॉरेस्ट्स यानी कि सीजनल रेनफॉल होती है यहाँ पर, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरे साल रेनफॉल हो सकती है। मॉनसून फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं, ड्राई डेसिडुअस और वेट डेसिडुअस। डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको प्रेसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक मिलता है। अगर कोई पूछे कि डोमिनेंट स्पीसीज डेसिडुअस फॉरेस्ट्स की कौन सी है, तो वो टीक है। लेकिन और जो प्लांट्स या ट्रीज मिल सकते हैं वो है देवदार, गम, साल, सैंडलवुड, अर्जुन, खैर, बम्बू भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में बम्बू बहुत कॉमन है। डेसिडुअस से मतलब है कि डेसिडुअस यानी कि जिनकी लीव्स गिर जाएं, एवरग्रीन जिनकी लीव्स न गिरें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की लीव नहीं गिरेंगी, लीव्स गिरेंगी, लेकिन वो एट ए टाइम कभी ड्राई नहीं दिखेगा आपको, कभी ड्राइड लीव्स नहीं दिखेंगे, ग्रीनरी हमेशा दिखेगी वहां पे आपको। तो लेकिन डेसिडुअस में ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई विंटर एंड ड्राई समर। फिर इन दोनों को हम मॉइस्ट और ड्राई में भी डिवाइड करते हैं फर्दर। ड्राई डेसिडुअस का आप एरिया देखो मैप में, दीज आर मेनली सीन इन द सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू, आप मैप में देख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बहुत सारा एरिया, और साउथ ईस्ट राजस्थान। रेनफॉल आपको पता है डेसिडुअस में 70 से 200 तक होती है। मॉइस्ट और ड्राई में डिवाइडेड है। यूजुअली 30 डिग्री के अराउंड आपको टेम्परेचर दिखेगा। लेकिन अगर हम जो कभी कभी मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि वेट, मॉइस्ट और ड्राई में डिस्टिंग्विश हमें करना पड़े तो कैसे करेंगे, तो रेनफॉल 100 से कम होगी ड्राई में और 100 के ऊपर होगी मॉइस्ट डेसिडुअस में। मॉइस्ट वाले आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और हिमालयन फुटहिल्स। हिमालयन फुटहिल्स जैसे कि ये पूरा दून वाला एरिया और उत्तराखंड वाला एरिया, ये ऋषिकेश वाला एरिया, ये हिमालयन फुटहिल्स जो होते हैं इनको बोलेंगे हम मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो तराई रीजन है, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये भी मॉइस्ट डेसिडुअस होगा। वेस्टर्न घाट्स में तो बहुत ज्यादा रेनफॉल है, और ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में देयर इज लेस रेनफॉल। फिर उड़ीसा वाला ऑलमोस्ट पूरा रीजन, स्पेशली वेस्ट बंगाल के बॉर्डर वाला ये उड़ीसा जो है, तो दिस रीजन आल्सो कंटेन्स मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडुअस में अगर हम देखें तो
ये काफी थॉर्नी टाइप का आ जाता है। यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। रेनी एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर यानी लटका हुआ वाला जो पोर्शन है, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, प्लेन्स ऑफ बिहार, दीज आर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस रीजन्स। वेजिटेशन में अगर देखें डिफरेंस क्या होगा, तो वेजिटेशन में बेसिक डिफरेंस होगा, टीक विल बी फाइंड इन मॉइस्ट डेसिडुअस, टीक, साल, सीसम, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम, पायल, तेंदू, पलास, अमलतास, बेर, खैर, बेल, these will be found in the dry deciduous. Open grass patches देखते हैं हम ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स में, और जो वेट और ड्राई का एक पोर्शन है जहां पर वेट मेक्स ए ट्रांजिशन इनटू ड्राई, तो मोर और लेस यहाँ पे एक ओवरलैपिंग एरिया आपको मिल जाता है। उसके बाद हम आते हैं इसमें मोन्टेन फॉरेस्ट या एल्पाइन वेजिटेशन की हम बात कर रहे हैं। एल्पाइन यानी कि पहाड़ों में जो एरिया है। डेंस फॉरेस्ट्स आर मोर कॉमन इन एरियाज ऑफ मॉडरेट एलिवेशंस। मोन्टेन जैसे जैसे कोल्ड हो जाएगा, माउंटेन बड़ा क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ क्लाइमेट बहुत हार्श होगा, टेम्परेचर लो होंगे। अगर हम माउंटेन फॉरेस्ट्स की बात करें तो हायर विंड्स होंगी, ट्रीज बहुत कम मिलेंगे। प्लांट कम्युनिटी में बेसिकली आपको माउंटेन ग्रासलैंड्स मिलेंगे, या तो श्रबलैंड्स मिलेंगे, या टुंड्रा एल्पाइन रीजन मिलेगा। तो तीन तरह के बेसिकली हम इसमें फॉरेस्ट्स देखते हैं। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स यानी कि जहां पर रेनफॉल ठीक ठाक है, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले एरिया में मिलेंगे। ओक, चेस्टनट ज्यादा मिलते हैं ट्रीज के तौर पे। रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर तक होती है। रेनफॉल जहाँ 150 से 300 सेंटीमीटर है, टेम्परेचर 15 डिग्री सी तक सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, अप टू 80%। तो केरला और तमिलनाडु के जो हायर हिली रीजन्स हैं, जो नीलगिरीज जिसको हम बोलते हैं, उसमें ज्यादातर आपको ये वाले वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पर भी है। असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पूरे में आपको 1 से 2000 मीटर के बीच में आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट्स मिलेंगे। यानी कि वेजिटेशन काफी है, लेकिन that is having a very high humidity. That's why they are called wet temperate forests. Trees आप देखो इसमें इंडियन चेस्टनट, देवदार, मचिलस, सिनामोन, बर्च, ओक, हेमलॉक, ये सारी स्पीसीज आपको मिलेंगी। अब टेम्परेट फॉरेस्ट्स थोड़ा और ऊपर हाइट में जाएंगे तो वी विल फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट्स, क्योंकि सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय आप देखें, नॉर्दर्न स्लोप तो उधर हो गया तिब्बत साइड में, सदर्न स्लोप हमारी साइड आता है इंडिया में, आर करेक्टराइज्ड बाय देवदार, एक सिल्वर फर नाम का ट्री होता है, स्प्रूस, सेडार। तो ये वाला जो लेंथ है माउंटेन रेंज का, कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग, दीज आर हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट्स। एनुअल रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर तक मिलेगा। फाइन वुड मिलती है जिसको टिम्बर, कंस्ट्रक्शन, स्लीपर, इसमें बड़ा अच्छे से यूज किया जाता है। अब थर्ड आता है, पहला हो गया वेट टेम्परेट 1000 से 2000, टेम्परेट 1500 से 3000, एल्पाइन 3600 मीटर के ऊपर वाला एरिया एल्पाइन फॉरेस्ट्स में आता है। उसमें आपको सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स, बर्चेस, छोटे छोटे ट्रीज। मॉनसून बहुत ही कम रहेगा, रेनफॉल तो हमेशा ही आपकी 70-80 सेंटीमीटर से कम ही रहेगी, और ज्यादातर स्नो के फॉर्म में होगी। लाइकन्स, मॉसेज आर नेचुरल वेजिटेशन। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसमें बाद में हम आपको एक एक करके जब नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस करेंगे तो देन वी विल फिनिश इट इन ग्रेटर लेंथ। टाइटल मैंग्रोव फॉरेस्ट्स जो होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स बेसिकली हमको कोस्ट पे या डेल्टा के एजेस पर मिलेंगे, जैसे कावेरी नदी का डेल्टा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, गंगा। वेस्ट बंगाल में आप जानते ही हैं वेरी फेमस फॉरेस्ट्स बाय द नेम ऑफ सुंदरबंस।
सुंदरबंस का नाम सुंदरी ट्री के नाम पर पड़ा है। सुंदरी ट्री इज ए बेसिकली मैंग्रोव प्लांट जिसकी की रूट्स उल्टी ग्रो करती हैं, न्यूमेटोफोर्स, सांस लेती हैं वो उल्टी हवा से निकल के, तो दे आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। तो इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं, होगला नाम का ट्री होता है, गारन होता है, पासूर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टिम्बर इंडस्ट्री है यहाँ, टिम्बर और फायरवुड के लिए। पाम और कोकोनट ट्रीज ब्यूटिफाई दैट कोस्टल स्ट्रिप, देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मैंग्रोव्स में बेसिकली इट इज ए लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं इनको बोलते हैं हम हेलोफाइट्स बिकॉज दे आर सॉल्ट टॉलरेंट। इनकी जो ब्लाइंड रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। एनारोबिक होता है वहां का बहुत एनवायरनमेंट एंड दीज रूट्स हेल्प द ट्री टू रेस्पायर, इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो मेजर मैंग्रोव्स हमारा सुंदरबन है। वैसे मैंग्रोव्स सारे ईस्ट फेसिंग डेल्टाज में आपको मिलते हैं। तो ये बेसिकली एक अच्छा कार्बन सिंक भी माना जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं मैंग्रोव्स के, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटिक एरोजन ऑफ दीज थिंग्स, उनके बारे में हम एक एक करके जान लेंगे। ओके, अब नाउ डेजर्ट आपको बताइए। डेजर्ट इज हैविंग रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। ज्यादातर बुशेस होंगे, आसिया ट्रीज होंगे, आसिया अरेबिका यानी कि बबूल टाइप के, थॉर्नी। वाइल्ड डेट काफी कॉमनली मिलेगा। लॉन्ग रूट्स मिलेंगे ट्रीज के, थिक फ्लैशी। वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी काफी होती है। ज्यादातर गुजरात, पंजाब, राजस्थान की वेजिटेशन, पंजाब में तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन गुजरात, राजस्थान में दैट इज डेजर्ट टाइप वेजिटेशन। So these are the basic vegetation types of India. So have you seen that? Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So these were the basic vegetation types of India. अब हम इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए एक और चीज है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे इसको परस्यू करते हैं। यहाँ हमारा टारगेट था कि इंडियन वेजिटेशन से थोड़ा आपका इंटरेक्शन करा दें कि व्हाट आर द बेसिक इंडियन वेजिटेशन टाइप्स मैप के थ्रू, और इन जनरल हमने ये इसके थ्रू देखा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया, पावर पॉइंट पे आ जाइए। ये वाला पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हम्म, तो हमारा टारगेट है कि हम आपको बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट समझाएंगे आज कि व्हाट इज कंसेप्चुअली बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि यू आर कन्वर्सेंट विद दिस टॉपिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी कितने लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है, क्या होती है, तो ये वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले एक बार डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर कि व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन। आर यू लिसनिंग टू मी ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So you Yes, sir. write the definition of biological diversity if you have got a paper and pen. The Convention on Biological Diversity, the Convention of Biological Diversity, CBD, 1992, defines biological diversity as the variability among living organisms, variability among living organisms from all sources, including टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर रहने वाले, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, कॉमा मैरीन यानी कि सॉल्ट वाटर्स में, ओशियनिक वाटर्स में रहने वाले मैरीन, एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल complexes of which they are a part. And this includes diversity within species, comma between species, and of ecosystems. So I am repeating the definition again. The Convention of Biological Diversity, CBD 92, 1992, defines biological diversity as, यहां से समझने की कोशिश कीजिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज नथिंग बट फॉर वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इतना भी लिख दें तब भी हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है, वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हुए आगे चलते हैं, फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, कहाँ कहाँ, टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। हमने इसमें सोर्स भी बता दिए, जमीन पर रहने वाले, समुद्र में रहने वाले, नदियों में रहने वाले, या जितने भी और वाटर बॉडीज हैं, फ्रेश वाटर या मैरीन, उनमें रहने वाले, एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, एक पर्यावरणिक एक 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 जीव की इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका कि वो हिस्सा होते हैं, ऑफ विच दे आर ए पार्ट। अच्छा, ये लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज में भी कितनी डाइवर्सिटी है, जैसे ह्यूमन होमोसेपियंस है, या न्यूमरस टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम रेशियल सिग्निफिकेंस देखें तो मंगलोइड है, नीग्रोइड है, कोकेशॉइड है, देयर वेरियस रेसेस और सब स्पीसीज। दैट इज विद इन स्पीसीज वेरिएशन, यानी इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन भी है, बिटवीन स्पीसीज यानी इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन भी है, एंड ऑफ इकोसिस्टम्स, अलग अलग इकोसिस्टम्स में अलग अलग तरह के क्रिएचर मिलते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एट द जेनेटिक लेवल। बायोडाइवर्सिटी जो होती है आपकी कहाँ कहाँ होती है, ये जेनेटिक लेवल पर भी होती है, पॉपुलेशन के लेवल पर भी होती है, स्पीसीज के लेवल पे भी होती है, और इकोसिस्टम के लेवल पर भी होती है। अगर हम लोगों में जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती तो ऑल द ह्यूमन बींग्स वुड हैव लुक सिमिलर, ऑफ सेम हाइट, सेम वेट, सिमिलर लुकिंग। So it is because of genetic variability that there is variability at the level of populations. When there is variability at the level of populations, there is variability at the level of species. When there is variability at the level of
species, there is variability among living organisms. And another thing is environment also influences the variety or variability. So we can say different ecosystems have also got different kind of creatures. So biological diversity is the complex whole. It is existing at all levels. Now there is another concept which is called to classify biodiversity. तीन तरह की biological diversity in general हम बोलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा क्या है? वेरिएबिलिटी एट ए पर्टिकुलर हैबिटेट, दिस इज अल्फा। मतलब ये एक बड़ा लैंडस्केप है, बड़ा एक ज्योग्राफिक रीजन है। यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन है, यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन है। तो यहाँ की जो रीजनल डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी को जो जो लोकल डाइवर्सिटी है, लोकल डाइवर्सिटी को या लोकल जीन पूल को हम बोल रहे हैं अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। लेकिन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अलग अलग हैं लोकल हैबिटेट्स की डाइवर्सिटी। लेकिन हम इस पूरे लैंडस्केप को कंपेयर करें और यहाँ की डाइवर्सिटी को देखें तो इट बिकम्स गामा। गामा इज द ग्रेटेस्ट, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी एट द लोकल लेवल, while gamma diversity is the diversity at the regional level or landscape level. अब इनके बीच में एक बीटा डाइवर्सिटी और होती है। बीटा डाइवर्सिटी इज नथिंग बट द ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्सिटी, हाउ द डाइवर्सिटी चेंजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस व्हेन द पॉपुलेशन changes from one local habitat to the another local habitat। तो इनके बीच में जो ग्रेडियंट है, जो चेंज है, उसको बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। तो अगर हम पूरा कॉम्प्लेक्स देखें, अल्फा, बीटा, सारे अल्फा और सारे बीटा किसके अंदर आ रहे हैं? गामा के। गामा इज द ग्रेटेस्ट, अल्फा इज द लोकल एंड बीटा इज द gradient. Have you understood it or I need to elaborate on it? Should I elaborate? सर थोड़ा गामा को इलेबोरेट कर दीजिए। Yes, I was getting it that you are not, मतलब it is a different concept. So sometimes it is not easy to get into it. Now I will explain you in a little bit detail. I wanted to see your interest in this. So let's have a discussion like that. Alpha diversity, first you write it. एक विटेकर नाम के हमारे एनवायरमेंटलिस्ट थे, R.H. वाइटेकर। इन्होंने ये 3 टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा इज द, पिक्चर को देखते रहिए साथ में, इज द लोकल स्पीसीज पूल ऑफ ए डाइवर्सिटी एट ए पर्टिकुलर साइट इन ए रीजन। लोकल स्पीसीज पूल, ठीक है। आप सब लोग अलीगढ़ को बिलोंग करते हैं? मोस्टली सर। हाँ, तो एक एग्जांपल देते हैं इसमें, है ना। पूरे अलीगढ़ को आप मान लीजिए एक लैंडस्केप या रीजन, है ना। और अलीगढ़ में एक एरिया मान लीजिए ये वाला रामघाट रोड के राइट, एक एरिया मान लीजिए रामघाट रोड के लेफ्ट, और फिर एक एरिया मान लीजिए जीटी रोड के राइट और जीटी रोड के लेफ्ट। तो ये 4 लोकेशन हमने मानी। तो एक स्पीसीज लोकेशन, सपोज एक फ्रॉग है, उसकी स्पीसीज राइट टू द रामघाट रोड, इतने तरह के फ्रॉग्स मिलते हैं। तो ये हो गई अल्फा 1 साइट। रामघाट रोड के लेफ्ट साइड नंबर ऑफ स्पीसीज ये हो गई अल्फा 2। इसी तरह जीटी रोड के राइट साइड आर दिस नंबर ऑफ स्पीसीज अल्फा 3, लेफ्ट साइड अल्फा 4। इस तरह से हमने 4 लोकल स्पीसीज पूल देखे, है ना। लेकिन अगर हम पूरे अलीगढ़ के स्पीसीज को इन रोड्स में कंपेयर कर देखेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज गामा स्पीसीज। यानी कि सपोज 4 स्पीसीज फ्रॉग की थी रामघाट रोड के राइट में, 6 स्पीसीज
फ्रॉकी थी रामघाट रोड के लेफ्ट में, 4 स्पीसीज, राइट लेफ्ट ऐसे करते करते गामा स्पीसीज हमने कहा कि टोटल कितनी स्पीसीज मिल रही हैं फ्रॉक की पूरे अलीगढ़ में। पूरे अलीगढ़ में अगर फ्रॉक की 12 स्पीसीज हैं तो दैट इज गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी एक लोकल पूल है, यानी कि हम छोटे छोटे एरियाज को देख रहे हैं। गामा डाइवर्सिटी इज वन बिग एरिया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बीटा डाइवर्सिटी पर। बीटा डाइवर्सिटी, इफ वी मूव फ्रॉम बीटा डाइवर्सिटी की डेफिनेशन है इज द डिफरेंस इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ टू साइट्स, मतलब टू अल्फा साइट्स। अल्फा साइट्स तो जैसे दो साइट हैं, एक ए है एक बी है, हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। एक ए साइट पर 4 स्पीसीज मिल रही हैं बटरफ्लाई की, तो अल्फा डाइवर्सिटी उस एरिया की क्या हुई, 4। बी साइट है एक, मतलब एक लोकेशन है बी, वहां पर 3 ही स्पीसीज यानी 3 प्रकार की बटरफ्लाई मिलती हैं, तो उसकी अल्फा डाइवर्सिटी हो गई 3। अच्छा, दूसरी बात क्या आई कि साइट ए और साइट बी में, साइट ए और साइट बी में क्या है कि एक स्पीसीज साइट ए और बी की दोनों की कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। अब इसमें हमें देखना है कि इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है, ग्रेडियंट यानी कि किस स्पीड से डाइवर्सिटी चेंज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन स्पीसीज को दोनों में से माइनस कर देते हैं। 4 - 1 किया आ गया 3, और 3 - 1 किया आ गया 2, तो 3 + 2 = 5। दैट इज द बीटा डाइवर्सिटी ऑफ दैट साइट। तो कहने का मतलब यह है कि बीटा डाइवर्सिटी कुछ नहीं है, हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। गामा डाइवर्सिटी इज टोटल नंबर ऑफ ओवरऑल स्पीसीज अक्रॉस ऑल साइट्स इन ए पर्टिकुलर रीजन और लैंडस्केप इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। समझ में आ गया कंसेप्ट, अल्फा बीटा गामा। गामा सबसे ग्रेट, सबसे बड़ा, अल्फा लोकल, बीटा बीच में, ये बताता है एक अल्फा से दूसरे अल्फा तक जाने में चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, आगे चलें हम। जी सर। हाँ, बस इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी आ सकता है, तो इस टॉपिक को हम हमेशा कवर कर, ठीक है। सो नाउ वी आर गेटिंग ए लिटिल लेट इन आवर थ्योरी एंड डिस्कशन रिगार्डिंग दिस। अब हम इसमें एक दो चीज और देखते हैं बस, और फिर हम इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं रिचनेस, दूसरी देखते हैं इवननेस। इसका मतलब समझना चाहेंगे आप लोग, रिचनेस क्या और इवननेस क्या? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो बायोडाइवर्सिटी को रिच तब बोलेंगे जब बहुत सारी स्पीसीज मिले आपको एक पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है। मतलब देयर आर सपोज 20 स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया of 20 species of living organisms in an area, and there are 40 species of living organisms in another area. Which is more rich? 20 वाला रिच है या 40 वाला रिच है? 40 वाला रिच है। अच्छा, अब इवननेस को ऐसे समझते हैं कि सपोज देयर आर 20 species in one area and 20 species in another area, है ना। बट एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई है, उसकी पॉपुलेशन लैक्स में है, और बाकी बटरफ्लाईज की पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है। क्या इसको इवननेस बोलेंगे? रिचनेस ही बोलेंगे सर, डाइवर्सिटी ज्यादा है। रिचनेस हमने खत्म कर दिया टॉपिक। रिचनेस मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज मोर हो, जहां पर उसको रिच बोलेंगे। इवननेस उसको बोलेंगे कि सारी स्पीसीज हैं, पर सारी स्पीसीज का नंबर, किसी किसी स्पीसीज का नंबर किसी दूसरी स्पीसीज के, मतलब स्पीसीज का नंबर नहीं, मतलब स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का नंबर किसी और स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के नंबर पे डोमिनेट नहीं कर रहा, है ना। सर दोनों टर्म्स नंबर पे डिपेंड कर रही है, स्पीसीज का नहीं, नंबर। देखो, रिचनेस, वैरायटी। रिचनेस मतलब वैरायटी, है ना। रिचनेस मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, हाँ।
एक गांव में ज्यादा बटरफ्लाई हैं या एक गांव में कम बटरफ्लाई हैं, जिसमें ज्यादा बटरफ्लाई है वो ज्यादा रिच है बटरफ्लाईज की स्पीसीज के मामले में। इवननेस इसको बोलेंगे कि एक गांव में किसी एक प्रकार की बटरफ्लाई दोनों गांवों में बराबर नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। दो गांवों को और हम कंपेयर करते हैं, दोनों गांवों में बराबर है नंबर ऑफ स्पीसीज, लेकिन एक गांव में एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई है जिसकी संख्या बल बाकी 19 बटरफ्लाई की स्पीसीज से बहुत ज्यादा है, तो दिस विल नॉट बी कॉल्ड इवननेस, इसको बोलेंगे अनइवननेस। ये बोलेंगे ये तो अनइवन है। तो जहां अनइवननेस आ जाती है उसको बायोडाइवर्सिटी को हम पुअर मानते हैं। जहां इवननेस आती है यानी कि सारी स्पीसीज बराबर बराबर फल फूल रही हैं ऑलमोस्ट, तो उसको बोलेंगे इवननेस। तो व्हेन रिचनेस इज आल्सो मोर एंड इवननेस इज आल्सो मोर, बायोडाइवर्सिटी इज सेड टू बी वेरी गुड। आ गया कंसेप्ट समझ में? यस सर। हाँ ठीक है। चलो, तो अब ये कहते हैं कि अगर हम कहीं कहें कि एक हैबिटेट में लो इवननेस है, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि फ्यू स्पीसीज आर सर्वाइविंग, थ्राइविंग और फ्लरिशिंग एट द कॉस्ट ऑफ मेनी अदर। समझ गए? यानी कि फ्यू रिच पीपल आर थ्राइविंग एट द कॉस्ट ऑफ मेनी पुअर पीपल, है ना, जैसे किसी का इकोनॉमी में होता है। Thus, the total number of species in a community may be less. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स का एडवांटेज क्या होता है कि ये सिर्फ 6% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, लेकिन दे हार्बर मोर देन 40% ऑफ टोटल स्पीसीज ऑन द प्लेनेट। इनमें रिचनेस और इवननेस दोनों ज्यादा होती है, इसलिए इनको हम इस कंटेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम एक चीज और यहां पे हाईलाइट कर देते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट्स एट 3 लेवल्स: जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल एंड इकोसिस्टम लेवल। तो 3 लेवल हो गए उसके, और मेजरमेंट इसका करेंगे आप रिचनेस में यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज में, एज वेल एज इवननेस में। ये एक वो वेरिएबिलिटी है जो जीन्स में भी मिलेगी और आपको मॉर्फोलॉजी में भी मिलेगी, देखने में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरिएबिलिटी जेनेटिक लेवल पर है, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर नहीं है, दोनों ही लेवल पर आपको मिलेगी स्पीसीज। अगली क्लास में हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और थोड़ा सा हम इसमें आगे जाएंगे। रेड लिस्ट क्या होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल स्पीसीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो वी विल गो ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो आज I was out of station also and there were some connectivity issues also, so class started late, but nonetheless uh, we have discussed the paper and we have also discussed the important concept. We will continue with this in our next class on next Saturday. Okay, thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर।